विक्की, बस एक बार के लिए तो आ जाओ ना। तुम्हारी मां, वो तुमसे बहुत मिलना चाहती है। फोन पर पापा की आवाज में वही पुरानी बेबसी थी जो पिछले 5 साल से हर महीने की पहली तारीख को सुनाई देती थी। मैंने गहरी सांस ली। पापा, आप जानते हैं मैं नहीं आ सकता, मेरे पास डेडलाइंस हैं, नया प्रोजेक्ट। तुम्हारी मां बीमार है विक्की। पापा ने आवाज में एक नया गंभीर टोन डाला जो पहले कभी नहीं था। डॉक्टर कहते हैं कुछ दिन ही हैं। यह शब्द सुनकर मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मैं विकास शर्मा या विक्की, उम्र 32 साल, बेंगलोर में सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। पिछले 5 साल से मैंने अपने पैतृक घर मेरठ की तरफ मुड़कर नहीं देखा था। वजह थी मेरी मां, या उस रात की वो घटना जिसने हमारे रिश्ते में एक ऐसी दरार डाल दी थी जो कभी भर नहीं सकती थी, लेकिन कुछ दिन ही हैं वाली बात ने मेरे भीतर का सब कुछ हिला दिया। अगले ही दिन मैंने इमरजेंसी लीव ली और फ्लाइट से दिल्ली, फिर दिल्ली से मेरठ के लिए टैक्सी ली। रास्ते भर मेरे दिमाग में बस वही रात घूम रही थी। 5 साल पहले की वो रात जब मैंने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर मां को वैसी हालत में देखा था जैसी किसी सामान्य मां की नहीं हो सकती। उसकी आंखें, उसकी आवाज, वो सब। उस दिन के बाद मैं घर से भाग आया था और कभी वापस नहीं गया। शाम के 6 बजे मैं अपने उसी पुराने घर के सामने खड़ा था। हवेली जैसा बड़ा पुराना 2 मंजिला घर जिसकी दीवारों पर पीलापन चढ़ गया था। बगीचे में पेड़ बेतरतीब ढंग से बढ़े हुए थे। पापा ने दरवाजा खोला। उनका चेहरा 5 साल में 10 साल बूढ़ा हो गया लग रहा था। आ गए बेटे, उन्होंने मेरा बैग लेते हुए कहा। उनकी आवाज में कोई उलाहना नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। मां कहां है? मैंने अंदर कदम रखते हुए पूछा। ऊपर अपने कमरे में सो रही है। घर के अंदर की हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी दवाइयों, बंद कमरों की नमी और कुछ मीठा सा, सड़ा हुआ सा। मैं सीधा अपने पुराने कमरे में गया। वो वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, बस अब धूल जम गई थी। रात का खाना चुपचाप पीता। पापा ने बताया उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे फेल हो रहा है। वो बहुत कमजोर है, कभी कभी बड़बड़ाती रहती है। क्या बड़बड़ाती है? पापा ने सिर हिलाया। समझ में नहीं आता। कुछ नाम, शायद तुम्हारा नाम भी लेती है। रात को सोने से पहले मैंने मां के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक नाइट लैंप जल रहा था। बिस्तर पर पड़ी वो आकृति मेरी मां थी, लेकिन उसमें मेरी मां जैसा कुछ नहीं था। वो बहुत पतली हो गई थी, आंखें बंद थीं और होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे जैसे कोई बात कर रही हो। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दिल में एक अजीब सी पीड़ा थी, गुस्सा भी था और दया भी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये दया मेरी आखिरी भावना साबित होने वाली थी। पहली रात बीती। सुबह मैंने नाश्ता किया और पापा के साथ मां के डॉक्टर से बात करने अस्पताल गया। डॉक्टर ने जो कहा वो और भी डरावना था। मिस्टर शर्मा, आपकी मां का केस मेडिकली बहुत अजीब है। उनके सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी जीवन शक्ति, वो लगातार कम हो रही है, जैसे कोई उन्हें अंदर से खा रहा हो। हम कुछ कर नहीं पा रहे, कोई इलाज नहीं। हमने सब ट्राई किया, अब बस प्रार्थना कर सकते हैं। उस दिन दोपहर को जब पापा बाहर गए थे और मैं घर पर अकेला था, पहली अजीब घटना हुई। मैं लाइब्रेरी में कुछ पुरानी किताबें देख रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, ठप ठप ठप, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद मां उठ गई हैं। मैं ऊपर गया। मां का कमरा खुला था। अंदर जाकर देखा वो गहरी नींद में थी, लेकिन फर्श गीला था। पानी के छोटे छोटे निशान थे जो बिस्तर से शुरू होकर दरवाजे तक जा रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई पानी में भीगे पैरों से चलकर आया हो और वापस चला गया हो। मैंने दरवाजे के बाहर देखा। कॉरिडोर सूखा था, सिर्फ मां के कमरे के अंदर ही गीलापन था। शायद पानी का गिलास गिर गया होगा, मैंने सोचा और नीचे आ गया। शाम को जब मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था तो अचानक हवा ठंडी हो गई। ऐसी चल ही नहीं रहा था, पंखा चल रहा था, फिर भी एक बर्फीला ठंडापन महसूस हुआ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मेरे पीछे रखी पुरानी अलमारी का शीशा, उस पर भाप जम गई।
और उस भांप पर किसी ने उंगली से लिखा था, मां। मैं एकदम चौंक कर पलटा। कमरा खाली था, लेकिन शीशे पर वो शब्द साफ था। मैंने इसे खुद का दिमागी खेल समझा। थकान होगी, लेकिन डर की एक बूंद दिल में टपक चुकी थी। रात को खाना खाने के बाद पापा जल्दी सोने चले गए। मैं भी अपने कमरे में लौटा। रात के करीब 1 बजे मुझे नींद में ही एक आवाज सुनाई दी। एक औरत की आवाज, गाने की। एक पुराना लोरी का गीत जो मेरी मां मुझे बचपन में सुनाया करती थी। सो जा मेरे लाल, सो जा रे, चांदनी है फैली, सारी धरती सोई, तू ही जाग रहा है मेरे नैनों के तारे, सो जा रे, सो जा रे। आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन मैं जाग गया। आवाज बाहर से आ रही थी, कॉरिडोर से। मैं उठा, दरवाजा खोला। कॉरिडोर अंधेरा था, लेकिन दूर सीढ़ियों के पास एक सफेद सी आकृति खड़ी थी, मां जैसी। लेकिन वो सीधी खड़ी थी, जबकि मां तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। मां, मैंने आवाज लगाई। वो आकृति हिली नहीं, बस वहीं खड़ी रही। मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने कॉरिडोर की लाइट जलाने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, आवाज बंद हो गई और वो आकृति गायब। सिर्फ 1 सेकंड में मैंने लाइट जलाई। कॉरिडोर खाली था। मैं मां के कमरे में गया। वो वहीं पड़ी थी, सो रही थी, लेकिन उनके बाल गीले थे, जैसे अभी अभी नहाए हों। मैं वापस अपने कमरे में आया। नींद उड़ चुकी थी। मैंने सोचा, शायद मैं ही सब कुछ ओवरथिंक कर रहा हूं, स्ट्रेस है। लेकिन जब मैंने बिस्तर पर लेटने के लिए चादर खींची तो उस पर पानी के निशान थे, छोटे छोटे गोल निशान, जैसे कोई गीले पैरों से मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ हो। अगले दिन मैंने पापा से बात करने की कोशिश की। पापा, कल रात क्या आपने कुछ सुना? कोई गाने की आवाज? पापा ने मुझे एक अजीब नजर से देखा। तुमने भी सुना? हाँ, माँ की आवाज जैसी, लोरी गा रही थी। पापा चुप हो गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये पिछले 1 साल से हो रहा है, हर महीने की पूर्णिमा की रात को। क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ उठती है अपने आप, और वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है, बगीचे में जाती है। वहां वो पुराने कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है और गाना गाती है, वही लोरी। मैं हैरान रह गया। कुएं के पास? कौन सा कुआं? पिछवाड़े का, वो पुराना बंद कुआं जिसे तुम्हारी दादी ने बंद करवा दिया था तुम्हारे जन्म से पहले। क्यों बंद करवाया था? पापा ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई बहुत भारी राज बताने जा रहे हो। ये घर तुम्हारी दादी के पिता यानी तुम्हारे परदादा ने बनवाया था, लेकिन इस घर में एक दुखद इतिहास रहा है। तुम्हारी परदादी, उनकी पहली पत्नी, उस कुएं में गिरकर डूब गई थी। मेरे होश उड़ गए। क्या? कब? बहुत पुरानी बात है, 1947 में, आज़ादी के ठीक बाद। कहते हैं वो पागलपन की हालत में थी। उनका एक बच्चा भी था जो महज 2 साल की उम्र में मर गया। उसकी मौत के बाद ही उनका दिमाग खराब हुआ था और एक रात वो उस कुएं में कूद गई। पापा की आवाज कांप रही थी। लेकिन यही खत्म नहीं होता। उसके बाद इस घर में रहने वाली हर पीढ़ी की एक महिला उस कुएं के पास जाने लगी। तुम्हारी दादी, उनकी बहन और अब तुम्हारी माँ। ये क्या बकवास है पापा? ये कोई अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं विक्की, पापा की आंखों में आंसू थे। मैंने खुद देखा है। पिछली पूर्णिमा को तुम्हारी माँ वो कुएं के किनारे खड़ी थी और वो कुएं के अंदर किसी से बात कर रही थी। माँ, माँ कह रही थी और कुएं के अंदर से कोई जवाब दे रहा था। एक औरत की आवाज, आजा बेटी, आजा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुएं में कोई है। कुएं बंद है विक्की, पत्थर से ढका हुआ है। पिछले 40 साल से उसमें कोई नहीं हो सकता, लेकिन पापा की आंखों का डर कह रहा था कि कुछ हो सकता है। उस दिन मैं पिछवाड़े गया। वहां घने पेड़ों के बीच वो पुराना कुआं था, एक बड़े भारी पत्थर से ढका हुआ। पत्थर पर कुछ अजीब से निशान थे जो शायद कभी कोई मंत्र रहे होंगे, लेकिन अब मिट चुके थे। कुएं के आसपास की जमीन नम और ठंडी थी, हालांकि बाकी जगह सूखी थी। और एक अजीब सी बात, वहां चारों तरफ काले कौवे बैठे थे, बिल्कुल चुप, बस मुझे घूर रहे थे। मैंने कुएं के पास जाकर पत्थर पर हाथ रखा। वो बर्फ जैसा ठंडा था और तभी पत्थर के नीचे से एक आवाज आई,
एक दबी हुई गूंजती हुई आवाज, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा दो। मैं पीछे हट गया, मेरे पैर कांप रहे थे। ये कोई मजाक नहीं था, ये सच था। कुएं में कुछ था और वो मेरी माँ को बुला रहा था। उस रात मैंने फैसला किया कि मैं जागता रहूंगा, देखूंगा कि पूर्णिमा की रात क्या होता है। अगले दिन पूर्णिमा थी, पूर्णिमा का दिन था। पूरे दिन माँ की हालत और खराब रही। वो बार बार बेहोश हो जाती और फिर अचानक आंखें खोलकर कुछ देखती जो हमें दिखाई नहीं देता था। उनकी आवाज में एक अजीब सी बचकानी हड़बड़ी थी। माँ, माँ आ रही है, वो मुझे लेने आ रही है। शाम होते ही घर का माहौल बदल गया। हवा में वही मीठी सड़ी गंध और तेज हो गई। पापा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैंने देखा उनके दरवाजे के बाहर तुलसी का पत्ता और नमक रखा हुआ था। वो डरे हुए थे अपनी ही पत्नी से। रात के 9 बजे मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और कॉरिडोर के अंधेरे में छिपकर बैठ गया। मेरे हाथ में टॉर्च थी और मोबाइल कैमरा ऑन कर रखा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 10 बजे, 11 बजे, कुछ नहीं हुआ। मैं सोचने लगा शायद आज नहीं होगा। तभी रात के ठीक 12 बजे माँ के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। मैंने सांस रोक ली। माँ बाहर आई, लेकिन वो माँ नहीं लग रही थी। उनका चेहरा सुन्न था, आंखें खुली हुई लेकिन बेजान। वो सीधे खड़ी थी, बिना किसी सहारे के। उनके पैर नंगे थे। वो धीरे धीरे कॉरिडोर में चलने लगी। उनके पैरों के निशान वो गीले थे। हर कदम के साथ फर्श पर पानी के निशान पड़ रहे थे। मैंने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मैं चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। वो नीचे उतरी, लिविंग रूम से गुजरी। बगीचे का दरवाजा जो अंदर से बंद था वो अपने आप खुल गया। माँ बाहर निकल गई, मैं भी बाहर गया। चांदनी रात थी, सब कुछ सफेद नीली रोशनी में नहाया हुआ था। माँ सीधे उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही थी। उनकी चाल में एक अजीब सी मजबूरी थी, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। वो कुएं के पास पहुंची और फिर वो रुक गई। उन्होंने कुएं की तरफ देखा और फिर वो मुस्कुराई, एक भयानक बचकानी मुस्कान जो उनके चेहरे पर फिट नहीं बैठ रही थी। माँ, मैं आ गई, उनकी आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ उनकी अपनी नहीं थी। वो पतली युवा लड़की की आवाज़ थी। कुएं के पत्थर के नीचे से जवाब आया, साफ, स्पष्ट, एक बूढ़ी औरत की आवाज़। आ जा बेटी, मैं तेरे लिए तरस रही हूँ। माँ ने आगे बढ़कर कुएं के पत्थर पर हाथ रखा और तभी पत्थर हिला, बिना किसी के छुए एक तरफ सरक गया। कुएं का मुंह खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और उस अंधेरे से एक सफेद झुर्रीदार हाथ निकला, लंबा, पतला, नाखून काले। वो हाथ माँ की तरफ बढ़ा। माँ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों हाथ मिलने वाले थे। मैं और नहीं देख सका। मैं दौड़कर आगे गया।